हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति में आई हुई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट में स्पेसिफिक नॉलेज के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, इस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन प्लम्बर के भी हैं और कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के भी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल पर आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो गया है, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगभग 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। उस 2 से 3 सेकंड में आपको अपना आंसर गेस करना है, और गेस करने के साथ साथ आपको एक पेज पे आंसर को नोट डाउन करते हुए जाना है। उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊँगा, उस आंसर से आपको मिलान करना है, और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इससे उत्पन्न होने वाले कारक के विपरीत होती है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन दिया गया है विद्युत अपघटन नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम। तो चलिए आप अपना आंसर गेस करिए। इसका राइट आंसर होगा लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाइपों के कार्यों में एल्बो और बैंड का विचलन कोण कितना होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 90 एंड 45 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री, 20 एंड 40 डिग्री, 60 एंड 45 डिग्री। तो चलिए आंसर गेस करिए। इसका राइट आंसर है 90 एंड 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड। तो चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 70,000 से 1,00,000 ओम, 7,000 से 10,000 ओम के बीच, 700 से 1,000 ओम के बीच, 70 से 100 ओम के बीच। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीसी मशीन में लौ हानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो डीसी मशीन में लौ हानियाँ इसमें कहाँ उत्पन्न होती हैं बताना है। ऑप्शन दिया गया है यॉक और आर्मेचर में, सिर्फ आर्मेचर में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है या होगी? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन्हीं विकल्पों में से सबसे ज़्यादा रोशनी किस कमरे के लिए होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रसोई के लिए, दूसरा ऑप्शन है हॉल के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया अध्ययन कक्ष के लिए, चौथा ऑप्शन दिया गया है लॉबी के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा अध्ययन कक्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम हिस्टेरेसिस हानियाँ निर्भर हैं। तो इसमें बताना है कि न्यूनतम जो हिस्टेरेसिस हानि होगी वो किस पे निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है आवृत्ति पर, पदार्थ के आयतन पर, ठीक है, चुंबकीय फील्ड इंटेंसिटी पर, या फिर वातावरण के तापमान पर। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा वातावरण के तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखते चलिएगा और आंसर का मिलान भी करते चलिएगा, ताकि आपको लास्ट में ये पता चल सके कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और हम कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में अपने आंसर आप कितने सही किए उसको कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया बुशिंग, कंजर्वेटर, आइसोलेटर या फिर ब्रीदर। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आइसोलेटर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीसी मशीन में उत्पन्न लौ हानियाँ किसके परिवर्तन से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि डीसी मशीन में जो लौ हानि उत्पन्न होती है वो किसके बदलने पे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका मोड, वोल्टेज, स्पीड या फिर स्पीड और वोल्टेज दोनों। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा मोड, मोड पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मोड आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाट मीटर एक क्या होता है। तो आपको बताना है कि वाट मीटर क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है इसका, रिकॉर्डिंग यंत्र होता है, रिकॉर्डिंग और समाकलन यंत्र होता है, समाकलन यंत्र होता है या फिर संकेतक यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा संकेतक यंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत मशीन में लेमिनेटेड कोर किस हानि से कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीन में जो लेमिनेटेड कोर की जाती है वो किस हानि को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, कॉपर लॉस को कम करने के लिए या फिर हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए या फिर एडी करंट को कम करने के लिए या फिर सभी को कम करने के लिए। तो चलिए बताइए लेमिनेटेड क्यों किया जाता है कोर। इसका राइट आंसर है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया गया है तांबा, सोना, सीसा या फिर कोबाल्ट। तो चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है कोबाल्ट। ठीक है, इसमें जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो है आपका कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कैंडिला किसकी इकाई है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैंडिला किसकी इकाई है। तो चलिए आंसर दिया गया है आपका ज्योति तीव्रता, लैंप निर्धार, आवृत्ति या फिर प्रकाश तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्योति तीव्रता। कैंडिला जो होती है वो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में डीसी पंखे के लिए उपयोग लाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी मोटर डीसी पंखे के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सीरीज मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मोटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, जनरेटर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए, दाहिने हाथ का नियम जनरेटर के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मोटर को बिना लोड के नहीं चला सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा मोटर बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर या फिर कोई नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर। बिना लोड के हम डीसी सीरीज मोटर को नहीं चला सकते हैं या फिर सीरीज मोटर को नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर की दक्षता को क्या बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है। जो हमारी अल्टरनेटर की दक्षता होती है वो क्या बढ़ाने पे हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है नियमन, शक्ति, वोल्टता या फिर धारा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा शक्ति, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसमें आपको बताना है 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है। आपका ऑप्शन दिया गया है 3608, 4186 जूल, 860 किलो कैलोरी या फिर 3600 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 860 किलो कैलोरी जूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटोमेटिक आयरन का तापमान संयोजन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ऑटोमेटिक आयरन होता है या फिर प्रेस कह सकते हैं होता है, उसका जो संयोजन होता है, टेम्परेचर संयोजन होता है, वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है सोल प्लेट के द्वारा, थर्मोस्टेट के द्वारा, अर्थिंग प्लेट के द्वारा या फिर रियोस्टेट के द्वारा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा थर्मोस्टेट के द्वारा। ठीक है, थर्मोस्टेट क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक तरीके का ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग स्विच होती है या फिर डिवाइस कह सकते हैं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। मरकरी लैंप, ताप दीप्ति लैंप, सोडियम लैंप या फिर नियॉन लैंप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नियॉन लैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मेगर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है बिजली की खपत, संपर्क प्रतिरोध, रोधन प्रतिरोध या फिर कुंडली धारिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोधन प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोधन प्रतिरोध का मतलब हो सकता है एक तरीके से आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीवीसी तारों का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी तारों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल निम्न वोल्टता पर, उच्च वोल्टता पर, निम्न और मध्यम वोल्टता पर या फिर केवल मध्यम वोल्टता पर। तो चलिए इसका आंसर बताइए, पीवीसी तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निम्न और मध्यम वोल्टता दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपकेंद्रों पर विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसकी परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए क्या क्या है इसमें, शक्ति गुणांक मीटर, अमीटर, वाट मीटर या फिर वोल्ट मीटर। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि जो उपकेंद्र पे विभव ट्रांसफार्मर होते हैं वो किसकी परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की कुल हानि किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, वोल्टता और धारा के बीच वाले कोण पर, वोल्टता और धारा पर या फिर धारा पर या फिर वोल्टता पर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वोल्टेज और धारा पर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो कुल हानि होती है वो वोल्टेज और धारा पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही क्या होगा बताना है आपको, अधिक होगा या फिर कम होगा या फिर दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा अधिक होगा। ठीक है, आवृत्ति जितनी कम होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है, बिजली का झटका उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसा होता है, वाष्प अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है या फिर द्रव अवस्था में होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक सोडियम लैंप में स्टार्टिंग में जो हमारा सोडियम होता है वो ठोस अवस्था में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तापमान वृद्धि के साथ साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि तापमान वृद्धि के साथ साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, समान बना रहता है, बढ़ता है या फिर घटता है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा
कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक तरीके से कंडक्टर बनते हुए चले जाते हैं। जब 37 डिग्री तापमान पहुंच जाता है तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो एक कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे किसकी तरह व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 5 जूल, 1 वाट, 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल सेकंड या फिर 1 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा 1 जूल। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का रेटिंग क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसका। क्रांतिक मान का 40%, क्रांतिक मान का 60%, क्रांतिक मान का 75%, क्रांतिक मान का 150%। चलिए इसका आंसर बताइए। घरेलू तार स्थापन में फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है इस क्रांतिक मान का 40%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग अपना ऑप्शन पेज पे ज़रूर लिखते चलिएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमको हमारी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, या हमारी तो इस तैयारी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे छोटा तार गेज क्या होगा, 7, 15, 38 या फिर 40। चलिए बताइए। सबसे छोटा तार गेज वही होगा जो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 40। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कारक जो जंग लगने के लिए उत्तरदायी है। तो जंग लगने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी हो सकता है, इसका आंसर चलिए बताइए। आंसर दिया गया है लौह, O2, CO2 या फिर नमी। इसका आंसर होगा नमी। ठीक है, नमी की वजह से जंग लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लोहे पर किसका परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जिंक का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जिंक का या फिर जस्ते का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और ये क्यों किया जाता है, जिससे लोहे को जंग से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घरों के पंखे और लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे बिजली का बोर्ड यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए फेस है, ये न्यूट्रल है। तो सभी जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट या अप्लायंस से जुड़े होते हैं वो सभी फेज और न्यूट्रल से जुड़े होते हैं। ठीक है, सभी फेज और न्यूट्रल से जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से हल्की धातु को रोकने के लिए ठोकने के लिए, यहाँ पे ठोकना रहेगा, किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हल्की धातु को ठोकने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, मैलेट या फिर कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा मैलेट। ठीक है, मैलेट किसका बना होता है, बबूल की लकड़ी का। अगला क्वेश्चन, वह धातु जो अपने ऑक्साइड के परत द्वारा संरक्षित की जाती है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और फिर निकिल। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को बताना है क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं या ससेप्टेंस कहते हैं या फिर सभी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए बताइए आंसर क्या होगा। रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए परीक्षण किया जाता है। पाइपलाइन को बिछाने के लिए किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है,
हाइड्रोलिक का, हवा का, गंध का या फिर मिट्टी का? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये प्लम्बर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा। चलिए गेस करिए, बताइए। ऑप्शन दिया गया है CTC, पानी, CO2 या फिर सभी से। बिजली से लगी हुई आग को किससे बुझाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ICDP स्विच का पूरा नाम क्या है? तो चलिए बताइए ICDP स्विच का पूरा नाम क्या है? आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेम डबल पोल, आयरन कोल डबल पोल या फिर नन ऑफ दीज? बताइए आंसर क्या होगा। आयरन क्लेड डबल पोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतया स्टैंड पाइप की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों आपको बताना है स्टैंड पाइप की ऊंचाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन प्लम्बर से संबंधित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 15 मीटर से अधिक, 20 मीटर से अधिक, 15 मीटर से कम, 10 मीटर से कम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15 मीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिरोध मापा जाता है? प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में, वाट मीटर में या फिर एम्पियर में या फिर वोल्ट में? ऑप्शन बताइए क्या होगा। प्रतिरोध को किस में नापते हैं? इसका राइट आंसर होगा ओम में नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को काटकर हम दोबारा हीटर चालू करते हैं, तब हीटर का पावर क्या हो जाता है? ऑप्शन दिया गया है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई बदलाव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें से पूछा जा रहा है कि जब एक हीटर है, हीटर का तार जल गया, ठीक है, और जले हुए तार को काटकर हम दोबारा उसको हीटर को चालू कर देते हैं तो हीटर का पावर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हीटर का पावर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन सी वायरिंग पसंद की जाती है? वर्कशॉप में लाइटिंग के लिए कौन सी वायरिंग यूज़ की जाती है? ऑप्शन दिया गया है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग या फिर अंडरग्राउंड वायरिंग। इसका आंसर क्या होगा? सरफेस कंड्यूट वायरिंग होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस पाइप को किस माध्यम से जोड़ा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लैंज ज्वाइंट के द्वारा, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट के द्वारा, सिंप्लेक्स ज्वाइंट के द्वारा या फिर कपलिंग ज्वाइंट के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंप्लेक्स ज्वाइंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर सप्लाई लाइन में एयर रिलीफ वाल्व दिए जाते हैं। वाटर सप्लाई लाइन में जो एयर रिलीफ वाल्व होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने प्लम्बर वाले सीरीज में किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है पाइप बेंड पर, पाइप जॉइंट पर, समिट पर या फिर कहीं पर भी। तो इसका राइट आंसर होगा समिट पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे ट्रैप में वाटर सील का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर। बताइए अच्छे ट्रैप में वाटर सील का न्यूनतम स्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, वितरण पाइपों में ड्रोन वाल्व दिए जाते हैं। वितरण पाइपों में ड्रोन वाल्व क्यों दिए जाते हैं बताना है आपको। मतलब कहाँ दिए जाते हैं? कहीं पर भी, जंक्शन पर, समिट पर या फिर न्यूनतम बिंदु पर? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। वितरण पाइपों में जो ड्रोन वाल्व दिए जाते हैं वो न्यूनतम बिंदु पे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? चलिए बताइए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण है, संवेग संरक्षण है, आवेश संरक्षण है या फिर द्रव्यमान संरक्षण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीरीज आप लोग पूरा जरूर ज्वाइन करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? डिस्चार्ज बैटरी है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें बताइए आंसर क्या सही होगा।
बैटरी जैसे जैसे आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब आपकी वोल्टेज क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। वोल्टेज कम होने पे क्या होगा, आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कम क्षमता वाली मशीन का योग किसका बनाया जाता है? कम क्षमता वाली मशीन का योग किस चीज़ का बना होता है? कास्ट आयरन का, लोहे का, पीतल का या फिर तांबे का? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वाल्व सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है? इस क्वेश्चन को हमने प्लम्बर वाली सीरीज में डिस्कस किया था। चलिए बताइए ऐसा कौन सा वाल्व है जो एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है? एयर वाल्व, चेक वाल्व, डायरेक्ट वाल्व या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा चेक वाल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा एयर वाल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीवर लाइन में दो मेन होल की दूरी क्या होनी चाहिए? सीवर लाइन जो होती है उसमें दो मेन होलों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट या फिर 300 फीट? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा 100 फीट। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फिटिंग में पाइप को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? किस फिटिंग में पाइप को जोड़ने के लिए नट बोल्ट प्रयोग किया जाता है? टी जॉइंट, फ्लैंज जॉइंट, यूनियन जॉइंट या फिर कैप जॉइंट? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्लैंज जॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से फ्लैंज टूल का नाम, निम्न में से प्लम्बर टूल का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल दिए गए हैं, इनमें से प्लम्बर टूल का आपको नाम बताना है। जैसे स्टेप रिंच, चैन रिंच, स्टील सन पाइप रिंच या फिर फूट पाइप रिंच? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। काफ़ी आसान है, कई बार डिस्कस भी किया जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा चैन पाइप रिंच। ठीक है, इसका यूज हम लोग पाइप को खोलने या बंद करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक ही दिशा में प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। यहाँ पे दिया गया है नॉन रिटर्न वाल्व, प्लग वाल्व, नीडल वाल्व या फिर रेगुलेटर वाल्व? इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन रिटर्न वाल्व इसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। पाइपलाइन में कंसंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दबाव कम करना या फिर प्रवाह दिशा को चलाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। किस प्रकार की पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनता है? किस प्रकार की पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनता है? ठीक है, तो 90 डिग्री पर ब्रांच कौन बनता है इसमें बताना है। टी जॉइंट, कपलिंग, ठीक है, या फिर कंसेंट्रिक रिड्यूसर या फिर एस्ट्रिक रिड्यूसर? तो चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। टी जॉइंट कुछ इस प्रकार का होता है, तो आपका 90 डिग्री आपका कुछ इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे टी जॉइंट का इस्तेमाल किया जाएगा। टी जॉइंट कुछ इस प्रकार का रहेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आंतरिक चूड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्लग, कैप, रिड्यूसर या फिर कपलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा प्लग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप वाइज कितने mm व्यास वाले पाइप को पकड़ने की क्षमता रखता है? जो हमारी पाइप वाइज होती है वो कितने mm के व्यास को पाइप रखने की क्षमता रखती है? ऑप्शन दिया गया है 63 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। हमने प्लम्बर वाले में इसका डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर है 63 mm। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी ही सीरीज आपके लिए और ला सकूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और दूसरी चीज़ ये, कमेंट करके आपको जितने भी आपके इस सीरीज़ में जितने भी आपके आंसर आए हों, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।